इस चैप्टर में हमने अब तक ये पढ़ा कि एचओ थ्योरम जो हमने इससे पिछले चैप्टर में की थी, इट एक्सप्लेन्स द ट्रेड बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन फैक्टर एंडोमेंट एंड part of trade explained by Echo theorem is mostly inter-industry trade. Inter-industry trade means import and exports of two different industries between two different countries. In this chapter, we are studying that there is a possibility that two countries may engage in trade in which they are exchanging the goods of same industry. It is called intra-industry trade, which is based on the economies of scale. अब हमने इसमें चैप्टर में असल में एचओ थ्योरम के कुछ अजम्पशन जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनको रिलैक्स करके देखा है कि अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की पॉसिबिलिटी है तो क्या है, या सारी अजम्पशंस की हमने वन बाय वन बात की है कि कुछ अजम्पशंस ऐसे हैं कि उन्हें आप रिलैक्स भी कर दें तो कोई एचओ थ्योरम की वैलिडिटी को फर्क नहीं पड़ता, और कुछ अजम्पशन ऐसे जो कि हमने उसमें पढ़ा था कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, उसे भी हमने डिस्कार्ड करके इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के हिसाब से ट्रेड को एक्सप्लेन किया। एक और assumption जो कि एचओ थ्योरम में था कि देयर आर सेम टेक्नोलॉजीज इन ऑल कंट्रीज, ये assumption भी चूंकि रियलिस्टिक नहीं था, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दो टू कंट्रीज आर डूइंग ट्रेड विद ईच अदर व्हिच इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी, कि डिफरेंट कंट्रीज की एक टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो तो उनके दरमियान जो ट्रेड होगी उसको हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट साइकिल मॉडल में। आपकी बुक में ये दिया हुआ है प्रोडक्ट साइकिल मॉडल, इसकी भी डायग्राम, और ये मैंने आपको असाइनमेंट में भी दिया था। यहाँ टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल इसका फर्स्ट वर्जन है और ये सेकंड वर्जन है। प्रोडक्ट साइकिल मॉडल और टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल, यहाँ पे इन स्लाइड्स में ज्यादा प्रोडक्ट साइकिल मॉडल को डिटेल से शेयर किया हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल इंट्रोड्यूस पहले करवाना चाहिए, एक्सप्लेन थोड़ा सा करके फिर इसको शुरू करना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये 6.5 टॉपिक है आपकी बुक में, ट्रेड बेस्ड ऑन डायनामिक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस। इसमें 6.5 ए जो दिया हुआ ये टेक्नोलॉजिकल गैप एंड प्रोडक्ट साइकिल मॉडल्स। टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय द फुलर इन 1961. It explains that a great deal of the trade among the industrialized countries is based on the introduction of the new products and new production processes. These give the innovative firm nation a temporary monopoly, and जब इसमें बेसिक दोनों की एक ही है कि जब भी कोई कंट्री या कोई नेशन कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जब तक कोई दूसरा कंट्री उसकी कॉपी तैयार नहीं कर लेता या जब तक वो गुड स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती तब तक वो इनोवेटिंग कंट्री जो है उसकी मोनोपोली होती है, सिर्फ वो एक्सपोर्ट करता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी कंट्रीज कॉपी जब तैयार कर लेते हैं तो कॉपी चीपर होती है बनिस्बत ओरिजिनल प्रोडक्ट के, तो फिर जो ओरिजिनल कंट्री होता है वो उसको सेल नहीं कर पाता क्योंकि उसकी गुड एक्सपेंसिव होती है, तो उसको कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल। एक बात, दूसरी बात, चाहे टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल है या प्रोडक्ट साइकिल मॉडल है, इसमें हम टाइम की डायमेंशन भी ले रहे हैं। तो जब आप किसी चीज में टाइम की डायमेंशन ले लेते हैं तो स्टैटिक मॉडल नहीं है, इट इज कॉल्ड ट्रेड बेस्ड ऑन डायनामिक टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस। दोनों मॉडल्स की बात यही है कि एक गुड जोन सी इनोवेटिंग कंट्री जब तक सिर्फ खुद प्रोड्यूस कर रहा होता है तब तक उसकी मोनोपोली होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल ये कहता है कि जितना टाइम लगता है कॉपी करने वाले कंट्री को इमिटेट करने पे, कॉपी करने पे, जैसे चाइना बहुत सी चीजें दूसरे कंट्री से कॉपी करता है, अब तो अपनी बनाने लगे, लेकिन पहले या जापान भी पहले अमेरिका की बहुत सी टेक्नोलॉजी को कॉपी करता था।
तो जितना टाइम कॉपी करने पे लगता है उतनी देर सिर्फ उस कंट्री पहले वाली की मुनाफी रहती है और उसके बाद दूसरा कंट्री जो है उस चीज को बना के एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है। प्रोडक्ट साइकिल मॉडल ये कहता है कि टाइम कॉपी करने पे नहीं लगता, बल्कि असल में जो ओरिजिनल इनोवेटिंग कंट्री होता है, जब वो कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो लोगों से फीडबैक लेके उसको स्टैंडर्डाइज करता है। जब वो चीज स्टैंडर्डाइज हो जाती है तो फिर वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री के हवाले कर देते हैं कि इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर वो टाइम जितना भी लगता है, मतलब इसका जोर जिस पे यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं, मैं आपको ये हाईलाइट कर देती हूँ कि while the technological gap model emphasize the time lag in the imitating process, the process product cycle model stress the standardization process। कि टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल का ये है कि टाइम का गैप डिपेंड करता है कि आपको इमिटेट करने पे, कॉपी करने पे कितना टाइम लगता है। एक प्रोडक्ट साइकिल मॉडल ये कहता है कि चीज जब कि स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जितना टाइम वो लेता है उतना ही वो गैप होता है दो कंट्रीज के दरमियान कि कौन सा कंट्री एक्सपोर्ट करेगा। और इसमें जो ओरिजिनल मॉडल है, वर्नर आल्सो पॉइंटेड आउट दैट हाई इनकम एंड लेबर सेविंग प्रोडक्ट्स आर मोस्ट लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन रिच नेशन बिकॉज़ द अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो आर ग्रेटेस्ट देयर। कि कोई भी ऐसी गुड्स जिन पे जो लेबर सेविंग हो लेकिन गुड्स जो सी उनकी इनकम ज्यादा, तो वो इसलिए डेवलप्ड कंट्रीज में पहले इंट्रोड्यूस होती हैं। अमेरिका है, जापान है, अब चाइना भी एक बड़ी इकॉनमी है कि वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उस पर पैसा ज्यादा खर्च होता है। यहाँ पे एक स्टडी भी है जिसका हवाला आगे यहाँ पे कहीं दिया हुआ है कि उन्होंने ये स्टडी की 1967 में, ये यहाँ पे है कि वो कंट्रीज जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा एक्सपेंस था उनका, और नई चीज इंट्रोड्यूस करवाने का आपस में रिलेशनशिप फाउंड किया जो कि पॉजिटिव था। इसकी एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल की दी हुई है सेकेंड वर्ल्ड वार से। यहाँ पे आप देखें कि सेकेंड वर्ल्ड वार में यूएसए ने रेडियो इंट्रोड्यूस करवाए। अभी उसके उससे पहले रेडियोज नहीं थे, तो जापान ने इन रेडियोज की कॉपी कर ली और उसको सस्ता बना के एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर यूएसए ने क्या किया कि नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, और ऐसे रेडियो थे जो कि वैक्यूम थे, ट्यूब पर मुश्तमिल थे, और ये ज्यादा उठाने में हल्के थे और चीपर थे। इनकी टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस थी। थोड़े ही टाइम बाद जापान ने इस टेक्नोलॉजी को भी कॉपी कर लिया। तो उसके बाद अमेरिका ने जो इंट्रोड्यूस करवाए वो ट्रांजिस्टर्स थे। ट्रांजिस्टर कुछ अर्से तक सिर्फ अमेरिका प्रोड्यूस करता रहा और अमेरिका की मुनाफी रही, लेकिन इट टेक ओनली अ फ्यू इयर्स फॉर जापान टू इमिटेट द टेक्नोलॉजी एंड टू अंडरसेल इट टू द यूनाइटेड स्टेट। आफ्टर दैट यूएसए इंट्रोड्यूस द प्रिंटेड सर्किट एंड सो ऑन। ये टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल इस तरह से चलता रहता है और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। प्रोडक्ट साइकिल मॉडल की डायग्राम आपने की भी थी। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। अगर बच्चों स्क्रीन पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यू मे रेज योर हैंड ताकि पता चल जाए कि आपको नजर आ रही है या नहीं। According to product cycle model, advanced industrialized countries develop and introduce new products with temporary monopoly power as the sole exporter of the product. As the technology producing the product becomes more widespread, production will spread to the other nations. This moves international trade to a standard comparative advantage framework. इसमें एक्सप्लेन करेंगे बाद में भी हम कि जो भी ट्रेड प्रोडक्ट साइकिल मॉडल या टेक्नोलॉजिकल गैप पे बेस करती है वो भी असल में कंपैरेटिव एडवांटेज की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरह कि जब एक कंट्री न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाता है तो असल में उसका उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। जब दूसरा कंट्री उसी गुड्स को चिपली प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तो कंपैरेटिव एडवांटेज उस कंट्री की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जिस कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा होता है वो इस गुड को एक्सपोर्ट करता है। इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इसके एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ टाइम और इसके वाई एक्सिस पे हमने लिया क्वांटिटी।
As the production becomes standardized, the original introducer of the product loses its technologically based comparative advantage in the production of the product and it becomes an importer of the product. ये डायग्राम है, इसमें आपने 5 स्टेजेस शो करनी है एक प्रोडक्ट की लाइफ की. एक्स एक्सिस पे वी आर टेकिंग टाइम, एट वाई एक्सिस वी आर टेकिंग द क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. 5 स्टेजेस को शो करने के लिए एक्सिस बनाने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे 4 वर्टिकल लाइंस ड्रा करनी है. जब आप ये लाइंस ड्रा कर लेंगे तो आपने इन स्टेजेस के लिए 5 स्टेजेस के लिए ये 4 वर्टिकल लाइंस हैं, ए बी सी और डी से आपने इन्हें शो किए. ये डिफरेंट स्टेजेस एक प्रोडक्ट की लाइफ में जो आती हैं वो हैं. ये जो ऊपर वाले दोनों कर्व हैं ये इनोवेटिंग कंट्री, वो कंट्री जो इस फूड को इंट्रोड्यूस करवा रहा है उसकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन शो कर रहे हैं. जबकि जो नीचे वाले ये वाला पोर्शन है ये आपके ये शो कर रहा है कि जो इमिटेटिंग कॉपी करने वाला कंट्री है उसको कितना टाइम लगता है उस फूड को कॉपी करने में, और प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये इमिटेटिंग कंट्री का शो कर रहा है. और ऊपर वाली दोनों लाइन इनोवेटिंग कंट्री है, आप उसे यूएस से ले लें, नीचे आप जापान ले लें वो कॉपी करने वाला, ये चाइना ले लें कंट्री है. इसमें जब हम जीरो से यहाँ से शुरू करते हैं तो इसमें इनोवेटिंग कंट्री जो है वो एक गुड प्रोड्यूस करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है, और वो जो चीज इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ डोमेस्टिकली कंज्यूम कर रहा है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहा है. यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन लाइंस एक दूसरे के ऊपर हैं जिनको हमने एक सिंगल लाइन से शो की है. ये इस फूड जो भी है, कोई नया टीवी है, कोई गाड़ी है, जो भी है, कोई नया मोबाइल फोन है, तो ये उसकी जो लाइफ साइकिल है उसकी लाइफ की पहली स्टेज है, स्टेज ए. जब स्टेज ए खत्म हो जाती है तो सेकंड स्टेज बी शुरू होती है. इस स्टेज में ये इनोवेटिंग कंट्री अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, लेकिन उसकी कंजम्पशन इतनी बड़ी है लेकिन इतनी नहीं बड़ी, जिसकी वजह से ये जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है वो ये कंट्री एक्सपोर्ट करना शुरू करता है. इस सेकंड स्टेज में अगर हम इन इमिटेटिंग या कॉपी करने वाली कंट्री को देखें तो इस कंट्री ने इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके कंज्यूम करना शुरू किया है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन स्टिल जीरो अभी स्टार्ट नहीं हुई. फिर इस प्रोडक्ट की लाइफ की थर्ड स्टेज आती है जिसमें इनोवेटिंग कंट्री अपनी आउटपुट काफी ज्यादा इंक्रीज करके ना सिर्फ कॉपी करने वाली कंट्री जिसने भी कॉपी करनी शुरू करनी है उसको एक्सपोर्ट करता है, बल्कि यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वांटिटी ज्यादा है, वो और भी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है. इस थर्ड स्टेज में कॉपी करने वाले कंट्री की अगर यहाँ पॉइंट बी से आप देखें तो ये कर्व शुरू हो रहा है कि इस कंट्री की भी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और ये कंट्री कुछ ना कुछ इंपोर्ट भी कर रहा है और कुछ प्रोडक्शन अपने लिए खुद भी तैयार कर रहा है. यहाँ पे जब स्टेज बी जो सी शुरू होती है वो इस पॉइंट पे खत्म होकर स्टेज सी शुरू होती है. इस स्टेज सी पे कॉपी करने वाला कंट्री इतना स्पेशलाइजेशन है क्या वो ना सिर्फ ये कि अपनी कंजम्पशन खुद पूरी कर रहे हैं बल्कि उनका प्रोडक्शन का अब ज्यादा है, वो ज्यादा प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. जब ये दूसरा कंट्री भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता है तो ऊपर आप देखें कि इनोवेटिंग कंट्री की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स यहाँ पे कम होना शुरू हो गई, और इस तरह कॉपी करने वाले कंट्री की एक्सपोर्ट बढ़ रही है जबकि ओरिजिनल कंट्री की एक्सपोर्ट्स कम हो रही है. तो आपके पास स्टेज 5 आ जाती है. इन स्टेज 5 विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट डी यू सी दैट कॉपी करने वाली कंट्री की एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा हो गई हैं, लेकिन वो कंट्री जिसने ओरिजिनली वो गुड इंट्रोड्यूस करवाई थी उसकी प्रोडक्शन कम है, ये लाइन प्रोडक्शन की है, और उसकी कंजम्पशन ज्यादा है. मीन कि अब कॉपी करने वाला कंट्री खुद इंपोर्ट कर रहा है, इनोवेटिंग कंट्री खुद इंपोर्ट कर रहा है इस कॉपी करने वाले कंट्री से, क्योंकि कॉपी करने वाला कंट्री अब वही चीज चीपर बना के इस कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर रहा है और बाकी कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रहा है. वंस अगेन इन स्टेज 1 ये कंट्री सिर्फ अपने लिए बनाएगा और अपने लिए कंज्यूम करेगा. इन स्टेज 2 इनोवेटिंग कंट्री एक्सपोर्ट करेगा. स्टेज 3 इनोवेटिंग कंट्री की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी. स्टेज 4 इनोवेटिंग कंट्री की एक्सपोर्ट्स कम होना शुरू होंगी. स्टेज 5 इनोवेटिंग कंट्री इंपोर्ट करके वो चीज यूज करेगा. फॉर इमिटेटिंग कंट्री स्टेज 1 में नो कंजम्पशन नो प्रोडक्शन, स्टेज 2 में इमिटेटिंग या कॉपी करने वाली कंट्री ओनली कंजम्पशन and it is importing the commodity. Stage 3 imitating country is also producing the good but there are no exports. In stage 4 imitating country is exporting to the other countries but not the innovating countries, and in stage 5 imitating country is exporting to the innovating country. अब तक इसमें अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछें ताकि आप ये चैप्टर तकरीबन खत्म होने वाला है. हम थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कास्ट के बारे में पढ़ेंगे.
कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक अजम्पशन था एचओ थ्योरम का, देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। तो अब हम उस अजम्पशन को रिलैक्स कर रहे हैं, या ये कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट का क्या रोल है। बहुत से बच्चों ने तब क्वेश्चंस भी किए थे शुरू में कि ये तो अजम्पशंस ये हैं, गलत हैं, या ज़ाहिर है कि वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। तब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कास्ट से मुराद क्या आर लॉजिस्टिक कास्ट आर द फ्री चार्जेस, वेयर housing cost, cost of loading and unloading, insurance premium and interest charges incurred while goods are in transit between the nations। एक नेशन से दूसरी नेशन तक जब हम कोई चीज पहुंचाते हैं तो जाहिर है कि एक तो किराया उस चीज को पहुंचाने का, वेयर दरमियान में अगर आपको स्टोर करना पड़ता है वेयर हाउसिंग, लोडिंग और अनलोडिंग के चार्जेस, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ चीजों के होते हैं, और इंटरेस्ट चार्जेस, ये सारे मिला के हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब पहला पॉइंट ये है कि होमोजेनियस गुड विल बी ट्रेड internationally only if the pre-trade price differences exceeds the transportation cost। वो गुड्स जो दोनों कंट्रीज में बिल्कुल एक जैसी प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी ट्रेड सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है कि अगर उनके दोनों कंट्रीज के दरमियान उस गुड्स की प्राइस में इतना फर्क हो कि उनके लाने ले जाने का खर्च या ट्रांसपोर्टेशन कास्ट डाल के भी एक कंट्री दूसरे कंट्री को सस्ता एक्सपोर्ट कर सकता हो, तो सिर्फ तब उसकी ट्रेड होगी। नॉन ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज, नॉन ट्रेडेड गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी होती हैं, इनमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट का क्या रोल है कि दीज आर द गुड्स फॉर विच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सीड्स द प्राइस डिफरेंसेस अक्रॉस द नेशन। ऐसी चीजें जिनमें प्री ट्रेड जो प्राइस डिफरेंस है वो जितना भी हो, उनकी वो लाने जाने में वो आपको खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सीमेंट की एग्जाम्पल दी हुई है, ये काफी हैवी होता है और इसका प्राइस का डिफरेंस इतना नहीं होता, प्राइस इतनी नहीं होती, तो इंटरनेशनल लेवल पे यूजुअली सीमेंट की ट्रेड नहीं होती। बस आप अज्यूम करें कि अगर सीमेंट 500 रुपीज़ का पाकिस्तान में मिल रहा है और अमेरिका में जो है वो 1000 का मिल रहा है, तो सीमेंट अमेरिका पहुंचाने पे इतना खर्च आएगा कि कोई भी इस 500 के डिफरेंस के लिए सीमेंट की एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट नहीं करेगा। इसी तरह हेयर कट की यहाँ पे बात दी, पाकिस्तान में हेयर कट बहुत चीपर है, लेकिन अमेरिका से आके कोई भी यहाँ बाल कटवाने नहीं आएगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत है। सर्विसेज की भी ज़्यादा ट्रेड होती है। There are two ways to analyze the transportation cost: general equilibrium analysis and partial equilibrium analysis। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए partial equilibrium analysis करेंगे। दूसरा अपेंडिक्स में है। इस डायग्राम को आप देखें, आपके एक्स एक्सिस पे एक्स गुड की क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्स इन डॉलर है। इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड पे नेशन 1 है और वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे नेशन 2 का इक्विलिब्रियम शो किया हुआ है बिफोर ट्रेड एंड आफ्टर ट्रेड। ये जो भी कोई चीज है बिफोर ट्रेड, नेशन 1 is producing 50 units of X and consuming 50 units of X and price is $5। Nation 2 is producing 50 units of X and consuming 50 units of Y and price is $11। अब इस प्राइस की वजह से जब अगर ट्रेड ओपन होगी तो नेशन 2 will try to import the commodity X from nation 1, but transportation cost is $2। $1 will be paid by nation 1 and $1 will be paid by nation 2। For simplicity, we assume that. Now when trade will open, nation 1 will start exporting X। X एक्सपोर्ट करना शुरू करेगी नेशन 1, तो X की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि इसकी सप्लाई अब दूसरी नेशन को जा रही है, इस नेशन में कम हो जाएगी। तो प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6 and 6 to $7 in nation 1। In nation 2, price will decrease when it will import from the other country and it will reach to $0.9। Now international price will be, if there is no transportation cost, price will be $8। But now nation 1 is also paying $1 and nation 2 is also paying $1। So domestically after trade this commodity has price $7, लेकिन in nation 2 it is available of $9। This gap is showing the transportation cost of for this commodity and new equilibrium। If we remove the transportation cost, then equilibrium will be with $8। तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट रिड्यूस करवाने से ये डिफरेंस है, और सिर्फ ये कि उन गुड्स की ट्रेड होगी जिनका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम हो और प्राइस डिफरेंस जो है वो ज्यादा हो। अगर शुरू में ही ये जो प्राइस डिफरेंस है वो सिर्फ इतना होता कि नेशन 1 में ये चीज $60 की होती है और नेशन 2 में ये $8 की होती, तो ₹1 का डिफरेंस था $1 का, और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट $2 होती तो ये ट्रेड नहीं हो सकती थी। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट अगर हमने अज्यूम भी किया था कि देयर इज नो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, तो इस अजम्पशन को रिलैक्स करने से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे एचओ थ्योरम की वैलिडिटी को फर्क नहीं पड़ता। एक और बात जो अंडरस्टैंड करने की है वो ये है
कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। ये बाद में हमें पढ़ेंगे और जगहों पे भी हमें जरूरत होगी, इसलिए हम पढ़ लेते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती है, रिसोर्स ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, जिन इंडस्ट्रीज को रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत हो और उनको लाने जाने में कास्ट ज्यादा हो, दीज इंडस्ट्री लोकेट नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। some industries are market oriented industries। वो कौन सी इंडस्ट्रीज है, दे प्रोड्यूस द गुड्स दैट बिकम हेवियर आर मोर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो वो चीजें प्रोड्यूस करती हैं जो कि प्रोडक्शन के दौरान हैवी हो जाती हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो सी हैं दे आर लोकेटेड नियर द मार्केट, ताकि उन्हें ट्रांसपोर्ट करना आसान हो। फूड लूज इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्री जो ऐसी गुड प्रोड्यूस करती हैं विच फेस नीदर सब्सटेंशियल वेट गेन नॉर लॉस, मतलब जिनकी प्रोडक्शन के दौरान उनकी जो गुड्स है उनके वेट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो उनको जहाँ पे रॉ मटेरियल या दूसरी इनपुट्स जो इजीली अवेलेबल हो वहाँ पे लोकेटेड होती है। एंड आखिरी पॉइंट था एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड से क्या मुराद है, इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ एयर वाटर एंड थर्मल पोल्यूशन विच इज अलाउड बाय अ गवर्नमेंट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका ट्रेड से क्या ताल्लुक है, क्या नेशन विद लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड कैन यूज द एनवायरमेंट एज अ रिसोर्स एंडोमेंट अचीविंग कंपैरेटिव एडवांटेज इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें इसको इस तरह से लिखा हुआ है क्योंकि अमेरिका और डेवलप कंट्रीज ये करते हैं कि जिन कंट्रीज वहाँ पे एक स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा आप पोल्यूशन नहीं फैला सकते, और उसका एक लाइसेंस होता है जो दिया जाता है फर्म्स को, और कोई भी फर्म जो सी उसकी फीस पे करती है। तो ऐसे ही नेशन जो फर्म्स होती हैं वो ये खर्चा बचाने के लिए या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए अपने वो प्लांट जो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में लगा लेते हैं, जहाँ पे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड इतने हाई नहीं होते और उन्हें ज्यादा फीस नहीं देनी पड़ती। तो ये कह रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्री इस चीज को अपने कंपैरेटिव एडवांटेज के तौर पे यूज कर सकते हैं। हालांकि इसे कंपैरेटिव एडवांटेज के तौर पे यूज करने से इन द लॉन्ग रन जाहिर है कि उनके रिसोर्सेज जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं। लेकिन एनी वे यहाँ पे बात सिर्फ इसका मकसद ये है कि इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड कुछ कंट्रीज में लो होने की वजह से फर्म्स उधर शिफ्ट हो जाती हैं, फिर उन गुड्स की वहां से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती है, इसका ट्रेड से ये ताल्लुक है। ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अगर आपने इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्लाइड्स का लिंक जो है मैंने आपको पिछली क्लास में शेयर कर दिया है। इस क्लास में 25 बच्चे हैं, आपने दोनों क्लासेस की मुझे अलग अलग अटेंडेंस रोल नंबर वाइज भेज दी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों तो फिर अल्लाह हाफिज़।